अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमारा कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कि हमें जो है अपने फ्रंट एंड के ऊपर जो हमारा डेटा आ रहा था यूज़र फॉर्म में, जो हम इनपुट फील्ड में पुट कर रहे थे, वो हमारा सिर्फ एपीआई में जा रहा था। बट हम जो है अब ये देखेंगे कि उसको हम फ्रंट एंड पे कैसे लेकर आते हैं। ठीक है। सो बहुत सिंपल बहुत सिंपल सा काम है, हमें जो है कुछ नहीं करना। हमें अपने जो है फ्रंट एंड के ऊपर आके नेक्सस में आ जाता हूँ, और अभी हम देखते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे जो है हमारा सारा का सारा काम होगा। शो मोर ऑप्शंस VS कोड। ठीक है। सो मेरा जो है ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, ये जो है VS कोड में ओपन हो चुका है। एक सेकंड, ये जूम के ना असल में बीच में आ रहा है। एक सेकंड, इसको मैं या तो हाइड कर दूं या तो ऊपर ले जाऊं। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने ये सारा कोड समझ लिया था, हमें जो है कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में ड्यू टू द इंटरनेट इशू, जब हम सेकंड सेशन कर रहे थे तो हमने जो है कुछ चीज़ें मिस कर दी थी। मतलब कि हमें जो है कुछ चीज़ों को मज़ीद देखना था, बट वो मिस हो गई थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे npm run dev चलाऊंगा। यहाँ पर आते हैं, npm run dev चलाएंगे ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाए। ओके, मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। सो इसको भी जो है हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, अब करना क्या है, सबसे पहले हमने जो है एक यहाँ पर अपने हैंडल सबमिट का जो फंक्शन था, इसके अंदर हमने एक फंक्शन लगाया था, प्रीवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन। इसको समझते हैं। एक पैरामीटर दिया सिंपल, जिसका नाम हमने ई रख दिया, टाइप हमने एनी दे दी, और हमने उसके ऊपर एक फंक्शन लगा दिया प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये जो है हमारे पास क्या कर रहा है, डिफॉल्ट बिहेवियर को हटा रहा है। उससे जो है क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट रख रहा है, मतलब दूर रख रहा है कि भाई जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि वो रिफ्रेश हो रहा है पेज। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा था, वो रिफ्रेश हो रहा था। तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि भाई हमारे पास जो है वो कोड रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अब उसे प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया तो इसका मतलब कि अब हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा। बट रिफ्रेश नहीं होगा तो हमारे पास अपडेटेड डेटा कैसे आएगा? तो हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये शूज़ कहाँ से आ रहा है बाय द वे? अगर मैं पेज डॉट टी एस एक्स की अगर मैं नीचे देखूँ तो मैंने जो है कहाँ पर लगाया होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने मैप का फंक्शन जो है ऑलरेडी लगाया हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये वाला काम हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। हमने क्या किया था, सिंपल हमने यहाँ पे आके अपने यूजर फॉर्म को रिटर्न करवाया था बस डिफ के अंदर। सो बाकी का जितना काम है वो हमें आज की क्लास से करना है। तो पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसके अंदर आगे कोई भी वैल्यू पुट करूँ, मैंने पुट कर दिया मिसाल के तौर पे नबील, और जब मैं अब सबमिट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें कि हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ से प्रिवेंट डिफॉल्ट का फंक्शन हटा दूं, सो देन देखिएगा क्या होगा। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, इस लाइन को मैंने कमेंट किया एक दफा, हम जो है वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, और अब आकर यहाँ पर अगर मैं आके जो है नबील लिखूं और इंटर करूं तो देखिए वेबसाइट रीलोड हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नेक्स्ट.जेएस में काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमारे पास जो है वेबसाइट कभी भी रीलोड नहीं होनी चाहिए। ये एसईओ को भी एक तो खराब करती है, दूसरा हमारे पास ये गुड प्रैक्टिस में नहीं आता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन आता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ये फंक्शन है, दैट्स वाई हमने इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। सो ये जो है हमारा क्या कर रहा है कि इस फंक्शन को, इसके जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उससे हटा रहा है। क्या डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ये पूरे पेज को रीलोड कर रहा है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया, अब क्या इसका मतलब है कि ये रीलोड नहीं करेगा, अपना जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उससे हट गया। बट अब हमारे पास जो है, जब ये रीलोड नहीं कर रहा तो हमें अपडेटेड वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर मैं एपीआई को देखता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ लोकल होस्ट 3000 स्लैश स्लैश एपीआई स्लैश हेलो पे आया, तो देखिए मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर अभी, सिर्फ और सिर्फ जो है शूज का डेटा है, अभी मेरे पास और कुछ भी नहीं है। सो मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो भी डेटा जैसे मैं पुट करूँ, पुट करने के बाद मैं इंटर करूँ, देखिए डेटा जा नहीं रहा, डेटा जा नहीं रहा। ये देखिए डेटा, मतलब कि जा यहाँ पे एपीआई पे जा रहा है, बट यहाँ से जा नहीं रहा, इस जगह से नहीं जा रहा, ये यहीं पे अटका हुआ है।
ठीक है, मतलब कि जैसे ही हमारे पास अगर इंटर दबा रहा हूं मैं, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई डेटा जा चुका है, यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाए। सो ये कब हटेगा, जब हमारा ये पेज रिफ्रेश होगा। सो इसको रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास जो है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब इस फंक्शन को रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास जो है एक नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करता है अपना राउटर फंक्शन। अब ये राउटर फंक्शन क्या करता है, राउटर फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि आपका जो राउट है सिर्फ और सिर्फ उसको रिफ्रेश करेगा। ठीक है, जो आपका राउट है सिर्फ और सिर्फ उसको रिफ्रेश करेगा। सो सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट। ये हमारे पास जो है क्या है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वो नहीं है, मतलब फंक्शन डिफॉल्ट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं हुआ तो हमने इसको करली ब्रेसेस में रखा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर यूज राउटर। और हमारे पास जो है ये नेक्स्ट राउटर से नहीं, ये चीज़ लाजमी रखनी है, नेक्स्ट नेविगेशन से। नेविगेशन, ठीक है। ये मिस्टेक्स बिगनर्स करते हैं, काफी स्टूडेंट्स के जो है ये एरर आता है कि वो क्या कर लेते हैं कि वो नेक्स्ट राउटर से जो है उसको, नेक्स्ट राउट से जो है उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट नेविगेशन से जो है इंपोर्ट करवाना है। नेक्स्ट नेविगेशन में हमें क्या फंक्शनलिटी मिलेगी कि हम जो है रिफ्रेश करवा सकते हैं अपने राउट को। ठीक है, अब हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया। इसको कैसे यूज करते हैं, सिंपल, हमारे पास जो है एक फंक्शन बनता है, सॉरी फंक्शन कह रहा हूं, हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल बनता है और हम उसको उसके बराबर कर देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट राउटर लिखता हूँ। कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। और हमारे पास ये फंक्शन है, सो हमारे पास आगे क्या होगा कि हमारे पास इसको मैंने यूज राउटर को राउटर फंक्शन के बराबर जो है वो कर दिया। अच्छा, सो हमारे पास एक एरर रहा था, वो भी जा चुका है। ठीक है, सो मैंने क्या किया है, मैंने जो है अपना एक राउटर का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने यूज राउटर के बराबर कर दिया। अब यूज राउटर जो है हम पूरी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं, सिंपल, इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो हमारे पास जो है ये यूज हो जाएगा, यूज राउटर यूज हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मैं कहाँ पे यूज करूंगा, अपने हैंडल सबमिट के फंक्शन के अंदर ही। क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ यही वाला फंक्शन जो है वो रिफ्रेश हो। मैं यहाँ पर आऊंगा, अपने जो है, जो मैंने वेरिएबल बनाया था, किस नाम से बनाया था, राउटर। राउटर डॉट रिफ्रेश। राउटर डॉट रिफ्रेश रिफ्रेश फंक्शन है। सो मैंने इसके आगे क्या किया, मैंने इसके आगे अपना जो है राउंड ब्रैकेट लगा दिए। सो अब क्या होगा कि भाई जैसे ही मेरा ये पूरा राउट रिफ्रेश होगा, सो मतलब राउट जो है, हम जैसे ही पोस्ट मेथड के ऊपर, मतलब यहाँ पर आकर हम कुछ भी लिखते हैं, मैंने यहाँ पे आके लिखा नबील, अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा, सो मेरे पास एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ से ये वैल्यू हट जाए। बट एक सेकेंड, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया शर्ट। शर्ट लिखा, मैं आया सबमिट पे, यहाँ जैसे ही क्लिक किया, सो मेरे पास डेटा अपडेट हो रहा होगा। डेटा जो है हमारे पास जो है अपडेट हो रहा होगा, बट ओके सॉरी। ठीक है, सो हमारे पास डेटा तो आ रहा है, पीछे देखें हम जो है डेटा हमारे पास पूरा का पूरा आ रहा है। सॉरी, बीच में जो है वो थोड़ा सा मैंने मैनेज किया था। ओके, वापस आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है अपने राउटर फंक्शन के अंदर हैंडल सबमिट वाले उसके ऊपर आके हमने राउटर डॉट रिफ्रेश जो है यहाँ पर लगा दिया। मतलब कि भाई क्या हो कि जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करें, सो हमारा जो है वो फंक्शन रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, अब ये समझते हैं कि हमने ये लगाया क्यों है और हमने जो है ये क्यों किया। अगर मैं इस फंक्शन को नहीं लगाता, अभी क्या करते हैं, अभी जो है हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं और अभी ये सिंपल इंपोर्ट हुआ हुआ है और हमने इसको वेरिएबल में रखा हुआ है। अब हमने इसको क्यों लगाया, इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या काम जो है हमें करके दे रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो एपीआई से डेटा आ रहा है उसको हम फ्रंट एंड पे इंपोर्ट करवाते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर लेकर आते हैं। वो कैसे लेकर आएंगे, सिंपल, मैं आता हूँ पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर और यहाँ पे आके अपना मैप का फंक्शन लगाता हूँ। मैप का फंक्शन कैसे लगेगा, ऊपर हमारे पास ये डेटा आ रहा है, डेटा का वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास जेसन में कन्वर्टेड डेटा एपीआई से होकर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपने करली ब्रेसेस ऑन करूंगा, क्योंकि मैं किस में हूँ, मैं डिफ के अंदर हूँ, मतलब एचटीएमएल टैग के अंदर हूँ। एचटीएमएल टैग के अंदर जब भी हमें अपना जो है कोई भी टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना होता है तो हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। डेटा डॉट मैप, मैप हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर हमें एक जो है पैरामीटर पास कर देते हैं आइटम। इसको मैंने टाइप दे दी एनी। यहाँ पे आके मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न। और रिटर्न कराने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको जो है इस तरह रिटर्न करा दिया।
ठीक है, अच्छा। ठीक है, सो हमें जो है क्या करना है, इस एपीआई में हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसको हमें रिटर्न कराना है। कहाँ पे रिटर्न कराना है हमें? अपने फ्रंट एंड के ऊपर। सो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने डेटा डॉट मैप किया। अच्छा, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ आई थिंक, देख लेते हैं। डिफ के अंदर हैं और क्या एरर दे रहा है, आइटम आया। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, एक एरो फंक्शन पास होगा। सो हमने जो है यहाँ पर ये मिस्टेक की है। ठीक है, यही होता है जब बीच में थोड़ा सी डिस्ट्रक्शन हो। ओके, तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा काम होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न सिंपल, रिटर्न। एंड यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं इसको एक पैरामीटर दे दूंगा आइटम का, और इसकी टाइप में दे देता हूँ एनी। और यहाँ पर आके मैं इसको सिंपल कहता हूँ कि भाई आप जो है एक H1 का टैग ले लो, और उसमें क्या करो, आइटम। H1 के अंदर हम करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। आइटम, आइटम डॉट, किस नाम से हमारे पास डेटा आ रहा है। असल में ये हमारा लास्ट उसका कोड है, सो मैंने इसको देखा भी नहीं है, नेम से आ रहा है। आइटम डॉट नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइटम डॉट नेम। अब हमारे पास जो है एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर भी डेटा जो है वो आ जाए। ओके, शूज़ हमारे पास जो है वो आ गया, क्योंकि हमने शूज़ जो है लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एपीआई रिफ्रेश होगी। उप्स, यहाँ पे आते हैं, लोकल होस्ट एपीआई हेलो, तो हमारे पास जो है सिर्फ शूज़ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ शर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने पुट किया शर्ट। मैं यहाँ पे आके सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जब मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि डेटा हमारे पास इस जगह पर नहीं आ रहा। बट अगर मैं एपीआई में आता हूँ, एपीआई को आके रिफ्रेश करता हूँ, तो डेटा तो आ गया। ठीक है, एक दफ़ा मैंने इंटर दबा दिया था, एक दफ़ा मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो 100 दफ़ा, 2 दफ़ा हमारे पास शर्ट जो है वो लिखा हुआ आ गया। बट हमारे पास फ्रंट एंड पे डेटा नहीं आ रहा। तो फ्रंट एंड पे डेटा कैसे आएगा? जब हमारा ये पूरा का पूरा कंपोनेंट रिफ्रेश होगा। ठीक है, अब उस रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है टाइप स्क्रिप्ट जो है, जो हमें प्रोवाइड करती है, सॉरी टाइप स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, नेक्स्ट जो हमें प्रोवाइड करती है यूज राउटर। यूज राउटर बेसिकली क्या करेगा, यूज राउटर आपका जो है फंक्शन को, पूरा का पूरा फंक्शन को रिफ्रेश करेगा। फंक्शन से मुराद क्या पे, कंपोनेंट को रिफ्रेश करेगा। सो इस वजह से हम जो है यहाँ पे राउटर डॉट रिफ्रेश यूज कर रहे हैं। मैंने इसको कमेंट किया हुआ था, मैंने अगेन अनकमेंट किया। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे आके इस बटन को, सबमिट वाले बटन को क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे पास डेटा जो है वो फौरन से आ गया। अब मैं यहाँ पे आके नबील लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे। मैंने यहाँ पे लिखा नबील, नबील आके मैंने जैसे सबमिट किया, मेरा डेटा, अपडेटेड डेटा मेरे पास आ रहा है। इसका बैकग्राउंड समझते हैं, अपग्रेडेड डेटा कैसे आ रहा है। अपग्रेडेड डेटा हमारे पास ऐसे आ रहा है कि भाई हमारे पास जैसी वैल्यू पुट हो रही है, वैल्यू कहाँ जा रही है, एपीआई में। एपीआई में जाते ही हमारे पास वो कहाँ पे आ रही है, एपीआई में जाती है, यहाँ पे अगर मैं आऊँ अपने कोड में, एपीआई में आई, इस एपीआई में आ गई। हमने आगे एक डेटा का वेरिएबल बनाया हुआ है, लाइन नंबर 10 के ऊपर देखें, यहाँ पे हमने वेरिएबल का डेटा बनाया हुआ है जिसको हमने किया हुआ है यूआरएल डॉट जेसन के। सो सबसे पहले हमारी जो जैसी वैल्यू पुट की हमने वहाँ पे नबील, वो गई एपीआई के अंदर। एपीआई ये रही हमारी, इस एपीआई के अंदर आ गई। एपीआई में आने के बाद लाइन नंबर 10 के ऊपर वो आई जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए, कहाँ पे, इस डेटा के वेरिएबल के अंदर। मतलब जैसे ही मैंने नबील पुट किया, नबील सबसे पहले आया इस एपीआई के अंदर, देन वो हमारे पास कहाँ चले गया, वो इस डेटा के वेरिएबल के अंदर चले गया। डेटा के वेरिएबल ने क्या काम किया, उसको जो है जेसन में कन्वर्ट करा दिया, उस पूरी वैल्यू को। जैसे ही जेसन में कन्वर्ट हुई, हमने आगे एक अपना मैप का फंक्शन लगाया हुआ है कि भाई जैसे ही कोई भी कन्वर्टेड वैल्यू आए, आप क्या करो, आप उसको जो है H1 के टैग में शो कर दो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। सो ये पूरा का पूरा काम यहाँ पर हो रहा है, जो कि हमें लास्ट क्लास में संडे वाले दिन ही करना था, सेकंड सेशन में। बट ड्यू टू द इंटरनेट हमारे पास वो नहीं हो सका था। सो मुझे बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी? मैंने बहुत स्पीड में लेके चला हूँ, एक दफ़ा भी कोई रिवीजन नहीं किया, क्योंकि हम ये काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं सारा काम। मैप का फंक्शन लगा, सिर्फ हमारे पास न्यू चीज़ क्या थी, एक ये हमारे पास राउट का जो फंक्शन है यूज राउटर, ये हमारे पास न्यू था बस। सो यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, क्लियर नहीं है, बस डेप इस पर टॉपिक को एक साथ रिपीट कर दें। ओके, सो हम जो है रिपीट करते हैं। अच्छा, ठीक है, आप लिखा था आपने वो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है, इसका अगर हम फ्लो देखेंगे, फ्लो कैसे चल रहा है पूरा का पूरा। हमारे पास एक यूज़र फॉर्म है,
ठीक है, एक सिंपल सा यूजर फॉर्म है। अब इस यूजर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे ही हमारे पास वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर, कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड हमने पुट किया, वो हमारे पास एपीआई के पास जाएगी। ठीक है, एपीआई कौन सा वाली एपीआई के पास, हमारे पास ये जो पोस्ट का मेथड है इसके अंदर ये आएगी सबसे पहले। रिक्वेस्ट का जो मेथड है ये आएगी, रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर है इसके अंदर हमारे पास ये नबील की जो वैल्यू है वो आएगी। हमने यहाँ पे पुट किया नबील, नबील कहाँ पर आया, सबसे पहले एपीआई उसको लेकर आ रहा है, एपीआई लेकर आया पोस्ट के मेथड के अंदर, रिक्वेस्ट का पैरामीटर उसके अंदर आया। देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट की मदद से वो हमारे पास जो है रिट्रीव करके डेटा को लेकर आया, फ्रंट एंड से डेटा रिट्रीव होकर बैक एंड में आ गया। किसकी मदद से आया, एपीआई की मदद से। अब एपीआई का काम है, एपीआई के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट जेसन के अंदर वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। देन नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जो है वो शॉपिंग लिस्ट का हमारे पास एक ऊपर एरे बना हुआ है, उसमें वो उस वैल्यू को पुट कर रहा है। पुट से मुराद पुश कर रहा है कि भाई जो भी वैल्यू आ रही है उसको किस किस के अंदर पुट कर रहा है, वो हमारे पास इस शॉपिंग लिस्ट के एरे के अंदर उसको पुट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे नबील लिखा तो नबील हमारे पास किस में आ गया, नबील हमारे पास जो है इस शॉपिंग लिस्ट के पैरामीटर के अंदर आ गया, शॉपिंग लिस्ट के एरे के अंदर आ गया। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, गेट का फंक्शन जो है वो, गेट का जो हमारे पास एक एपीआई का मेथड है वो चलेगा। वो उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि भाई वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब कि उसका काम ये है कि भाई वो रिस्पॉन्स भेजेगा शॉपिंग लिस्ट। अब शॉपिंग लिस्ट के अंदर वो सारा डेटा अपडेट होता रहेगा, किसकी मदद से, पुश की मदद से। जैसे जैसे हम कमांड भेजते रहेंगे वो डेटा पुश होता रहेगा शॉपिंग लिस्ट के अंदर, मतलब कि अपग्रेडेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। ठीक है, नबील के बाद मैंने शर्ट लिखा, शर्ट किस में आ गया, शॉपिंग लिस्ट के अंदर। अब ये कहाँ पे आ रहा है, ये सारा का सारा आप इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि ये एपीआई के थ्रू हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा हुआ, हमने इस पूरे काम को डायनामिक बना दिया है। हम अगर खुद इसको लिखें तो मैं यहाँ पर जो है एक और ऑब्जेक्ट बना के इस तरह, एक और जो है मैं बना के इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा, ये दोनों स्टैटिक वैल्यूज हैं, बट हमने अपने पूरे कोड को क्या कर दिया, हमने अपने पूरे कोड को डायनामिक बना दिया है। सो इससे क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही वैल्यू शॉपिंग लिस्ट के अंदर अपडेट हो रही है वो हमें जो है वो आगे भेज रहा है। ठीक है, ये सारा काम हमारे पास कौन कर रहा है, ये सारा काम हमारे पास एपीआई कर रही है। देन हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमारे पास एपीआई में डेटा आया, एपीआई में डेटा आ गया, किसकी मदद से आया है, जो हमने यूजर फॉर्म के अंदर वैल्यू पुट की थी। मैं यहाँ पे एक वैल्यू पुट करता हूँ, शूज, शूज हमारे पास ऑलरेडी है, शर्ट। ठीक है, शर्ट पुट करके मैंने यहाँ पे सबमिट के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्या होगा, हमारी जो है सबसे पहले पोस्ट का मेथड चलना स्टार्ट होगा। पोस्ट के मेथड के अंदर हमारे पास ये शर्ट का जो हमने वैल्यू भेजी, शर्ट की वैल्यू हमारे पास इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आ गई। किसकी मदद से आई, नेक्स्ट रिक्वेस्ट की मदद से आई। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट की मदद से हमारे पास ये वैल्यू इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर आ गई। अब नेक्स्ट लाइन में वो जेसन में कन्वर्ट हुई, देन उससे नेक्स्ट लाइन में वो पुश हो गई किसमें, शॉपिंग लिस्ट के इस एरे के अंदर। ठीक है, ये फ्लो समझ में आ गया। शूज की वैल्यू आई रिक्वेस्ट के अंदर, नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हुई जेसन के अंदर, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट लाइन में वो पुश हो गई इस शॉपिंग लिस्ट के पैरामीटर के अंदर। देन हमारे पास इस गेट का जो मेथड है उसका काम स्टार्ट हुआ। गेट के मेथड ने क्या किया कि जो भी हमारे पास शॉपिंग लिस्ट के अंदर वैल्यूज थी वो हमें जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स की मदद से शो करा दी एपीआई के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पर आऊं तो हमारी एपीआई के अंदर वो वैल्यू हमें शो होंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर आया वो शेट की वैल्यू देखें, शेट की वैल्यू हमें शो हो गई, किसकी मदद से, गेट के मेथड्स की मदद से हमें जो है वो शो हो गई। गेट के मेथड के अंदर नेक्स्ट रिस्पॉन्स लगाया हुआ है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स का जो मेथड है वो हमारी हेल्प कर रहा है एपीआई में वैल्यू को अपडेट करने की। सिंपल, ये हम वाला काम हमारे पास हो गया। अब जब गेट के मेथड ने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया, गेट के मेथड ने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया, गेट के मेथड ने भी जो है वैल्यू को अपडेट कर दिया और शॉपिंग लिस्ट को जो है रिस्पॉन्स डॉट जेसन की मदद से एपीआई के अंदर रिस्पॉन्स भेज दिया। अब काम स्टार्ट होगा हमारा, अब कहाँ स्टार्ट होगा हमारा बैकएंड का। ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ये सारा बैकएंड का कोड है। यूजर फॉर्म के अंदर भी ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ये सारा कोड किसका, ये बैकएंड का कोड है। ठीक है, सो अच्छा, किसी का आई थिंक माइक ओपन है, सो वो माइक जो है म्यूट कर ले। अच्छा, गेट के मेथड ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है बैकएंड का। एपीआई के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं, सारी जो भी अपडेटेड वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एपीआई के अंदर मौजूद हैं। हमने क्या किया, हमने जो है फेच करवा ली उस वैल्यूज को अपने लोकल सर्वर के अंदर। ठीक है, हमने बता दिया कि फेच कहाँ से कराना है, लोकल होस्ट 3000 से, एपीआई के फोल्डर से, हेलो से
उसको फेच करा कर लेकर आना है। फेच करा कर लेकर आ गया, कैशे को हमने नो स्टोर कर दिया। कैशे आप सबको पता है क्या है, वो वैल्यू को जो है टेम्परेरी वैल्यू उसको नहीं रखता, वो अपडेटेड वैल्यू हमें शो करता है। देन हमने क्या किया, हमने जो है उसी डेटा को, वो जो शेड का डेटा हमारा एपीआई ला के दे रहा था हमें, उसी डेटा को हमने अगेन कन्वर्ट करा लिया जेसन फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से फेच होके आएगा तो उसको नहीं पता कि भाई वो डेटा किस फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है। सो दैट्स वाई हमने उसको जेसन फॉर्मेट में नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करा लिया। देन हमने एक कंसोल फ्लॉग लगाया हुआ है अपनी आसानी के लिए, अगर इसको हटा भी दें तो भी कोई जो है वो इशू नहीं होगा। ये इसलिए लगाया हुआ ताकि हमें जो है टर्मिनल में भी डेटा शो होता हुआ नजर आए। कंसोल डॉट लॉग आप लोगों को पता है क्यों यूज होता है, किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। देन हमारे पास फ्रंट एंड में कुछ कोड है, इसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, बट दोबारा कर लेते हैं। यूजर फॉर्म का हमने एक सिंपल जो है वो यहाँ पे कंपोनेंट रेंडर करवाया हुआ है। देन हमने जो है एक मैप का फंक्शन लगाया हुआ है जिसके अंदर सिंपल हमारे पास आइटम डॉट नेम रिटर्न हो रहा है। अब पूरा फ्लो समझ में आ गया कैसे चलेगा। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक होगा, जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक होगा, हमारा हैंडल सबमिट वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, राउट डॉट टीएस में पोस्ट फंक्शन क्या अंदर नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्यों यूज किया? पोस्ट फंक्शन के अंदर नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्यों यूज किया? क्योंकि हमें जो है रिस्पॉन्स चाहिए था कहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा, ये हमारे पास रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्यों करे? ताकि जो वैल्यू हमारे पास जो है बॉडी के अंदर आ रही है, बॉडी के पैरामीटर के अंदर आ रही है, वो उसको यहाँ से आउट भी कर दे। यहाँ से वैल्यू इन हो रही है, यहाँ से वैल्यू जो है वो बाहर जा रही है, रिस्पॉन्स से बाहर जा रही है। ठीक है, सो ये वाला काम यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स हमारा जो है वो कर रहा है कि जैसी वैल्यू हमारे पास आई, जेसन में कन्वर्ट हुई, पुश हुई, देन यहाँ से फंक्शन से बाहर चले गई। जैसे ही फंक्शन से बाहर गई, हमारे पास वो गेट के फंक्शन ने उसको पकड़ लिया। गेट के फंक्शन ने पकड़ा, गेट के फंक्शन ने क्या किया कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स का जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन का जो मेथड था उसका यूज करते हुए शॉपिंग लिस्ट को रिटर्न करा दिया। सो ये काम हमारा जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स कर रहा है पोस्ट के मेथड के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये कन्वर्ट तो हो गई, शॉपिंग लिस्ट के अंदर पुश तो हो गई। पुश जब होगी जब यहाँ से बाहर जाएगी। अभी ये किसके अंदर है? ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है। आप लोगों को याद होगा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप का। ये अभी किसके अंदर वैल्यू, ये अभी जो है हमारे पास ब्लॉक स्कोप के अंदर है। जब तक हम इसको रिटर्न नहीं कराएंगे, जब तक कि इस ब्लॉक स्कोप से बाहर नहीं जा सकेगी। याद है हमने एक एग्जाम्पल समझा था कि अपने घर, ये एक मिसाल के तौर पर एक घर है, ठीक है, इस घर के अंदर से जो है कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती जब तक उसको हम बाहर नहीं भेजें। तो इस वजह से हमें जो है यहाँ से इसको बाहर भेजना था, तो हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स और जेसन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये बाहर जाएगी सबसे पहले पुश हो जाएगी ये शॉपिंग लिस्ट के अंदर। देन हमारे पास गेट का मेथड उसको पकड़ लेगा। अब क्लियर हो गया सब कुछ, पूरा फ्लो समझ में आ गया सबको? अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीक भी पूरा समझा है, आज वाली क्लास में भी समझा। अब पूरा समझ में आ जाना चाहिए। टीएस लाइन बाय लाइन चलती है तो पोस्ट फंक्शन बाद में लिखा है और पहले यूज हो रहा है। अच्छा, नाइस क्वेश्चन। ये कैसे यूज हो रहा है पहले? अगर मैं फॉर्म के अंदर आऊं तो हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई मेथड कौन सा चलना चाहिए, मेथड पोस्ट का चलना चाहिए। किसके अंदर? हैंडल सबमिट के अंदर। और अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे आप लोगों को देखें कि जैसे ही फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक हो रहा है तो क्या चल रहा है, हमारा हैंडल सबमिट चल रहा है। और हैंडल सबमिट के अंदर हमारे पास मेथड कौन सा दिया हुआ है? पोस्ट का। तो वो आएगा राउट डॉट टीएस के अंदर, टीएस के अंदर, और यहाँ से पोस्ट के मेथड को पहले चलाएगा। ठीक है, सो इस वजह से पोस्ट का मेथड पहले चल रहा है। नाइस क्वेश्चन बाय द वे। ठीक है, अब समझ में आ गया क्यों हमारा पहले चल रहा है पोस्ट का मेथड? जी अब्दुल्ला, पोस्ट का मेथड समझ में आ गया पहले क्यों चल रहा है। जैसे ही हमारा इस जगह पे सबमिट के बटन पे क्लिक हो रहा है, ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म को हमने बोला है कि जैसे ही सबमिट हो तो कौन सा फंक्शन रन हो जाए? हैंडल सबमिट वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाए। और हैंडल सबमिट के अंदर हमने बता दिया कि कौन सा मेथड चलाना है आपने, पोस्ट वाला। दैट्स इट। ओके, सो थैंक गॉड आप सबको जो है वो समझ में आ गया। और हमने आज वाली क्लास में राउटर राउटर फंक्शन को भी समझा है। तो राउटर फंक्शन क्या कर रहा है? जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक किया जा रहा है, वैल्यू को रिफ्रेश करके हमें जो है वो शो कर रहा है। अब इसको मैं 10 दफ़ा अगर करूं, 10 दफ़ा वो रिफ्रेश करेगा, 10 दफ़ा जो है वो यहाँ पर हमें शो कर देगा अपनी वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर अपने इसको यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अभी क्या टास्क अचीव कर लिया? हमने अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। ये तो हमारा लास्ट क्लास का रिमेनिंग टॉपिक था। सर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी जो है क्यों हम शो करना है, कि हमें क्यों शो करना है। अभी हमने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा है कि भाई हमें ये आना चाहिए कि फ्रंट एंड से बैक एंड कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, फ्रंट एंड से बैक एंड कनेक्ट कर लिया, बीच में क्या चीज़ यूज हो रही है? एपीआई यूज हो रही है। एपीआई की अगर हम डेफिनेशन समझे, एपीआई की डेफिनेशन क्या है?
एपीआई की डेफिनेशन है भाई बेसिकली, अगर हम कहूँ कि दो चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट करवाना। ठीक है, अब वो किन चीज़ों को कम्युनिकेट कम्युनिकेट करवा रही है, फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कम्युनिकेट करवा रही है। तो ये जो हमारा कोड राउट डॉट टीएसएस के अंदर है, राउट डॉट टीएस के अंदर है, ये हमारा बैकएंड नहीं है, इसको बैकएंड नहीं समझिएगा, ये हमारी एपीआईज है। ठीक है, ये जो राउट डॉट टीएस है ये हमारी एपीआई है। हमारा बैकएंड का कोड कौन सा है, ये वाला। ये जो हमारा पूरा लिखा हुआ कोड है ये हमारा बैकएंड का कोड है। ये जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ ये बैकएंड का कोड है। रिटर्न से पहले जितनी भी चीज आती है वो हमारा सारा बैकएंड कहलाती है। ये भी हमारा क्या है, ये भी बैकएंड है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक लिप का फोल्डर बनाते, लिप के फोल्डर के अंदर कोई काम करते तो वो भी हमारा बैकएंड कहलाती। बट ये जो एपीआई के फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं ये सारी हमारी एपीआईज हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डेटाबेस को समझना। अच्छा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो रियल वर्ल्ड की एग्जांपल हम यहाँ पर इसकी कोई भी इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमने अभी किया क्या है, सिंपल एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर हम, मतलब फॉर्म भी नहीं बोलेंगे, एक इनपुट फील्ड है उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो हमारी एपीआई में जा रही है, और हम जो है उसको फ्रंट एंड पे शो करा रहे हैं। सो ये फ्लो समझने के लिए, ये पूरा का पूरा हमें जो है इसका एल्गोरिथम समझने के लिए हमने ये वाला पूरा काम किया कि हमने जो है अपना बैकएंड लिखा, एपीआई बनाई और फ्रंट एंड लिखा। लेकिन अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, डेटाबेस। अब डेटाबेस को सबसे पहले समझते हैं कि हम यूज क्यों कर रहे हैं। अगर मैं इस सर्वर को अभी बंद कर देता हूं, मैंने मिसाल के तौर पे इस सर्वर को बंद कर दिया, तो मेरे पास जितनी भी डेटा की वैल्यूज थी वो सारी की सारी चली जाएंगी। जैसे अब मैं अगर अगेन आता हूं और मैं यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ तो मेरा देखिएगा टर्मिनल जो है वो, टर्मिनल को मैंने यहाँ से आया, मैंने यहाँ से बंद कर दिया। सो अब मेरे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो खत्म हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले सीएलएससी कमांड चलाता हूँ एंड अगेन अपने सर्वर को चलाता हूँ, npm run dev। npm run dev की मैंने कमांड चलाई, सारी चीजें वैसी चलेंगी, लोकल होस्ट वगैरह। मैं यहाँ पर आता हूँ, एपीआई को रिफ्रेश करता हूँ। एपीआई को मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखिए कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी चली जाएंगी। देखें, वैल्यू चलेगी, मतलब कि कहीं पे स्टोर नहीं हुई। अगर मैं इसको भी रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि सारी की सारी वैल्यूज चले जाएंगी, कहीं पे भी वो स्टोर नहीं हुई। सो ये एक बहुत बड़ा जो है, कह लें कि लैक है कि हमारे पास जो है वो कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। सो किसी भी वैल्यू को परमानेंट स्टोर कराने के लिए हमारे पास यूज होते हैं डेटाबेसेस। इसको प्रॉपर समझने के लिए हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 8-9 मिनट हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पेंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा विंडोज का और होता है ऑफिशियल। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक डिज़ाइन, सबसे पहले हम एक बिल्ड करते हैं। अच्छा, उप्स, कंट्रोल जेड, हमारे पास ये वाला डिज़ाइन हमने चूज कर लिया। सबसे पहले हमारे पास ये हो गया, मिसाल के तौर पे हमारा फ्रंट एंड, ये हो गया हमारे पास बैक एंड, और ये हो गया हमारे पास डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेटाबेस। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और एक टेक्स्ट टेक्स्ट भी लिख लूँ, टेक्स्ट 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 यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा अपना ब्राउजर, या हम क्लाइंट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लाइंट का है, ब्राउजर का है, फ्रंट एंड का है, सारी एक ही बात है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर सिंपल क्लाइंट लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लाइंट लिख दिया, हमारा क्लाइंट हो गया। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ और ये हमारा क्या है, सर्वर। तो मैं यहाँ पे सर्वर लिखता हूँ, सर्वर का है, बैकएंड का है, या फिर आप जो है इसको, हाँ बस ये दो ही कह सकते हैं, सर्वर हो गया, बैकएंड हो गया। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस। ये हमारा क्या है, बेसिकली डेटाबेस। ठीक है, सो ये तीन चीजें हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को चलाती हैं, एप्लीकेशन को जो है वो रन करती हैं। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अ, अच्छा, तो बेसिकली, अच्छा इसकी जो है वो सेट पता नहीं कैसे होगा, अभी इसमें नहीं जाता, टाइम लगेगा। बस समझ लें कि डेटाबेस है, डेटा को मैं बीच में करना चाह रहा था डेटाबेस को, बट वो नहीं हो रहा, खैर है। सही। तो बेसिकली हमारे पास जो फ्लो होगा वो कैसे चलेगा, अभी हमने देखा कि भाई वैल्यूज कहीं पे स्टोर नहीं हो रही थी। हम यहाँ पर इंस्टाग्राम की या फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। जब आप फेसबुक को ओपन करते हैं, फेसबुक को आपने ओपन किया, फेसबुक को ओपन करते ही आपके पास जो है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक लोडर आता है। लोडर आने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर आता है कि कहाँ पे आपकी पोस्ट होंगे। आपने देखा होगा कि एक जो है स्ट्रक्चर सा आपके सामने बना हुआ आता है, जब पोस्ट फैच होके आ रही होती है कहीं से या डेटाबेस से आ रही होती है, तो आपके पास स्ट्रक्चर आता है जिसमें जो है आपको सारी चीजें बताता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज होंगी। जहाँ पे पोस्ट होती है वहाँ पे चकोर सा बना हुआ होता है, जहाँ पे आपके पास जो है यूजर नेम आना होता है वहाँ पे यूजर नेम का वो बना हुआ होता है। सो इस तरह वो सारी की सारी चीजें वहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो करता है। सो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, आपका फ्रंट एंड जो है वो
बैकएंड से, सॉरी फ्रंट एंड जो है वो डेटाबेस से आपकी जो है पोस्ट को फेच करके ला रहा है। क्या कर रहा है, आपका जो फ्रंट एंड है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस से आपकी जो है वो सारी की सारी पोस्ट्स को फेच करके लेकर आ रहा है, लेकर जो है वो आ रहा है। सो अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि भाई हमारे पास जब फ्रंट एंड से डायरेक्ट डेटाबेस से वैल्यू फैच होके आ जाती है, हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पोस्ट किसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल पोस्ट लिख लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यूआई से जो है रिक्वेस्ट की, पोस्ट की। पोस्ट कहाँ से फैच होके आएंगी, डेटाबेस से सारी की सारी पोस्ट उठ के आएंगी। पोस्ट आ रही है वहां से, बट अब सर्वर का क्या काम। सर्वर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, सबसे पहला इसका जो पर्पस होता है वो हमारे पास होता है कि भाई हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटीज हो रही होंगी वो सारी की सारी हमारी इस सर्वर के अंदर रखी जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारे पास सर्वर का काम होता है वो होता है सिक्योरिटी, हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम डायरेक्ट अपने यूआई को डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं, अपने क्लाइंट को डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि भाई अगर हमारे पास जो है यूआई का सबके पास एक्सेस होता है, हमारी वेबसाइट का सबके पास एक्सेस होता है, facebook.com का सबके पास एक्सेस है। तो अगर हम उससे जो है डायरेक्ट डेटाबेस के ऊपर करते हैं तो हमारे उसके अंदर तो काफ़ी क्रेडेंशियल्स पड़े हुए होंगे। डेटाबेस के अंदर हमारे पास हर टाइप की पोस्ट, अगर किसी का प्राइवेट अकाउंट है सो उसकी भी पोस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है, अगर किसी का मैसेजेस का डेटा है सारा वहाँ पे पड़ा हुआ है। सो कोई भी हैकर आके इजीली जो है क्या कर सकता है, डेटाबेस से कनेक्शन कर सकता है। कैसे, उसके ऊपर अटैक्स भेज के। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है कि हमने क्लाइंट्स डायरेक्ट ही जो है फ्रंट एंड को अपने डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है, फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट किया हुआ है। सो इस वजह से हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हैकर आया, उसने क्या किया, कोई भी जो है एक्शंस किए, उसने क्या किया कि एक्शंस परफॉर्म करवाए, मतलब कि 100 बॉट जो है एक साथ लगा दिए। ठीक है। सो उसने क्या किया, सारा डेटा हमारे डेटाबेस से उठा लिया और हमारी वेबसाइट को क्रैश कर दिया, या फिर जो है जो यूजर्स थे उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सो इस वजह से हमारे पास बीच में यूज होता है ये जो सर्वर है। ये सर्वर का क्या काम है, मिसाल के तौर पे मैं है करूं, मैं गया वेबसाइट के ऊपर, मैंने जाकर जो है सबसे पहले उसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करवा दिया, 100 बॉट मैंने जो है एक लगा दी, जो क्या कर रहे हैं, जो है सारे के सारे डेटा को रिट्रीव करके ला रहे हैं, सारे डेटा को फैच करवा के लेकर आ रहे हैं। सो सर्वर क्या करेगा, हम सर्वर के अंदर ऐसा कोड लिखते हैं, सर्वर के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं कि भाई वो क्या करता है, वो क्या करता है, इसके अंदर हमने मिसाल के तौर पे 4-5 लाइनों का कोड लिख दिया, बल्कि ज्यादा लाइनों का बन जाता है वो। हमने एक कोड लिख दिया, एक कोड स्निपेट लिख दी हमने कि भाई अगर जो है एक इस एपीआई से, किसी भी एक सिंपल एपीआई से अगर कोई भी मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, मिसाल के तौर पे हमने वहां पे लिमिट सेट कर दी है, एक ही सेकंड के अंदर अगर 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं। ठीक है, अब 100 रिक्वेस्ट एक ह्यूमन नहीं कर सकता, उसके लिए जो है कोई ना कोई पीछे कोई गड़बड़ हुई है, जब भी जो है वो 100 रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हैं। सो हमने सर्वर के अंदर एक कोड लिख दिया कि भाई अगर इस एपीआई, इस आईपी से, आईपी सब पता होगा, एक सबकी जो है अलग अलग आईपी होती है, अगर इस आईपी से जो है 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो वो क्या करो, उस आईपी को ब्लॉक कर दो। मतलब कि जैसे ही हमारे पास 100 रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने अपना इस कोड चलाया, ये वाला कोड चलाया, और उस आईपी को जो है वो ब्लॉक कर दिया। अब उस आईपी के ऊपर हमारी मिसाल के तौर पर facebook.com थी, तो वो facebook.com ओपन नहीं हो सकती। सो ये हमारे पास मेन पर्पस है कि भाई एक सिक्योरिटी लेयर हमारे पास ऐड हो जाती है सर्वर की। ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमारे पास डेटा जाएगा, हमने रिक्वेस्ट की फ्रंट एंड से, डेटा जाएगा सबसे पहले सर्वर के पास, सर्वर जो है हमारा भेजेगा डेटाबेस के पास वही रिक्वेस्ट। अच्छा, अब फ्रंट एंड से बैक एंड तक तो जो हमारे पास रिक्वेस्ट जाती है वो कौन लेके जाता है, वो लेके जाती है हमारे पास एपीआई। ठीक है, वो कौन लेके जाती है, वो लेके जाती है एपीआई। एपीआई के थ्रू दो चीजों के अंदर कम्युनिकेशन होता है, अभी हमने देखा। तो एपीआई हमारे पास क्या कर रही है कि भाई दो चीजों के अंदर कम्युनिकेट करवा रही है। एपीआई ने फ्रंट एंड से बैक एंड के लिए रिक्वेस्ट कर दी, ये काम हमें समझ में आ गया। बट बैक एंड से डेटाबेस तक जो सफर है और उससे जो वैल्यू लेकर आती है चीज, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओआरएम। अब ये ओआरएम क्या चीज है, इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी 2 मिनट रहते हैं, और अगर हम इसको अभी पढ़ने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। सो अभी हमने देखा कि भाई पूरा का पूरा फ्लो हमारा कैसे चलता है, और हमने डेटाबेस को समझा। अच्छा, अब ये ओआरएम यहाँ पर गया डेटाबेस से, डेटाबेस से वैल्यू लेकर आया, वैल्यू में क्या आ रहा है, पोस्ट आ रही है, पोस्ट हमारे पास यहाँ पर आई, और यहाँ पर अगर ऑथेंटिकेट हुई, ऑथराइजेशन का प्रोसेस चला कि भाई जिस बंदे ने यहाँ पर लॉग इन किया है, क्या उसी के एल्गोरिथम के थ्रू, एल्गोरिथम की पोस्ट हमें जो है यहाँ पे शो हो रही है या नहीं।
तो यहाँ पर वो ऑथराइज होती हैं, ऑथराइज होने के बाद हमारे पास वो हमारे यूआई के ऊपर शो हो जाती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये इतना फास्ट होता है कि हम जो है इतनी लॉजिकल थिंकिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है। सो दैट्स वाई जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप लोग जो फेसबुक चला रहे हैं काफी अरसे से, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उसके अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है। यहां तक किसी का कोई सवाल? ये ओआरएम क्या चीज़ है इसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये काम क्या करती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। हमने ये भी देख लिया कि भाई डायरेक्ट हम डेटाबेस पे क्यों नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, हमने जो है वैल्यूज इसके अंदर पुट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे शेट पुट किया, तो हम शेट को जो है अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर हमारा सर्वर बंद भी हो जाए, सर्वर हम बंद भी कर दें, तो वो डेटाबेस में स्टोर हो, और जब मैं दोबारा ओपन करूँ अपनी वेबसाइट तो मुझे वो वहाँ पे शो हो जाए। तो दैट्स वाई जो है हम डेटाबेस का यूज करते हैं। अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल तो वो कर ले। 1 मिनट का कम का टाइम रहता है। जी, किसी का कोई भी सवाल? सर आपको मेरी आवाज आ रही? अब आ रही है। अच्छा, आपका जो भी सवाल है, फिर एक काम आप ये करें कि आप व्हाट्सएप पे जो है पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट से कम का टाइम रहता है, सो हमारा जो है वो मीटिंग एंड हो जाएगी जोन की। ठीक है। सो जिस किसी को भी सवाल हो तो वो व्हाट्सएप पे कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।